अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आबिया अरशद एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी वजह जो है ना उसकी वजह से हो सकता है और आपको कौन कौन सी प्रिवेंशन जो है ना वो लेनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रोक जो है ना जिसको हम उर्दू में कहते हैं फालिज, ये बहुत टाइप का जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है इसमें आपके दोनों जो है ना बाजू वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी दोनों टांगे जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। और हो सकता है ये सिर्फ एक ही बाजू का हो या सिर्फ एक ही टांग का हो, और हो सकता है कि आप पूरी बॉडी जो है ना वो पैरालाइज हो जाए। तो इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट कंडीशन जो है ना वो आ सकती हैं। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये किस किस वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर किसी पर्सन का जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल से। आपको पता है कि नॉर्मल हमारे पास जो है वो 120/80 होता है, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज जो है ना ये ज़्यादा होता है। लेकिन अगर किसी का बीपी जो है वो शूट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उसको स्ट्रोक का अटैक जो है वो आ सकता है। उसके अलावा अगर किसी को जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास अगली कंडीशन ये आती है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, मतलब कोई शुगर का मरीज़ है इतनी देर से, तो उसको भी ये हो सकता है। और अगर किसी का खून जो है ना वो गाढ़ा हो रहा है, तब भी हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा, तो ये फाले जो है ना ये होता किस तरह से, ठीक है, क्यों होता है। अच्छा, इसके ना दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होता है एस्कीमिक स्ट्रोक। एस्कीमिक स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर खून का जो लोथरा होता है, ब्लड क्लोट, वो जो है आर्टरी के अंदर फंस जाता है, ठीक है। जब वो फंस जाता है तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर जाता है और खून को आगे पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है मतलब एस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है ना वो हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर खून की जो नाली होती है ना वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो खून सारा ब्रेन के अंदर जो होता है ना वो स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी आपने सुना होगा कंडीशन। लेकिन अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर तो ये इफ़ेक्ट आपकी जो है लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन पे आता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो आपकी जो राइट साइड होगी ना वो इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये ब्रेन की वजह से होता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये जिस्म का मसला, ठीक है, नहीं, ये ब्रेन का मसला होता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो सारी कमांड्स दे रहा होता है। तो अगर आपका लेफ़्ट साइड इफेक्ट होता है तो आपकी जो राइट साइड होती है ना वहाँ पर मसला आता है, और अगर आपकी राइट साइड जो होती है ना वो इफेक्ट होती है तो आपका लेफ़्ट साइड का मसला आता है, क्योंकि ये ओवर जो हमारे पास जो होता है ना ये ऑपोजिट वर्किंग जो होती है ना वो आ रही होती है, ये वाली कंडीशन आती है। और मैंने आपको वजूहात भी बता दी कि किन किन वजह से हो सकता है। अब आपने करना क्या। अच्छा, फिर अगली कंडीशन ये आती है कि इससे बचा कैसे जा सके। इससे बच इस तरह से सकते हैं जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है, गुस्सा वगैरह ज़्यादा ना करें। फिर किसी को स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस का मसला आ रहा है तो वो अपना स्ट्रेस कंट्रोल रखें, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम डाउन अच्छे से रखें। फिर जिनको डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ तो वो चीज़ है जो कि मतलब एक दफ़ा हो जाए तो फिर हो जाती, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपने अपने आप को जो है ना स्ट्रेस फ्री रखना है, अपना बीपी जो है ना वो मेंटेन रखना है। फिर जिनका खून जो है ना वो गाढ़ा हो रहा है, खून गाढ़े के लिए हमें जो है ना वो मेडिकेशन जो है वो लेनी पड़ेगी, फिर जाके सारी चीज़ें सेटल डाउन होगी। अब होता क्या है, लोग समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, या एक बंदे को फालिज हो गया तो बस ठीक है, इसको ना आराम की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्रेन होता है वो चीज़ें उस भूल जा होता है, मतलब वो फिर हमारा जो बॉडी है वो वाली मूवमेंट कर रहा होता है जो उसने अक्सर नहीं होती। जैसे अगर उसका इधर का मसला है तो वो यूँ करके बाजू उठा रहा होता है, ठीक है, या हाथ यूँ कर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है। तो हमें उसको बार बार फिजियोथेरेपी में उसको बार बार सिखाना पड़ता है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट करवाई जाती है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आए, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करवाई जाएंगी ब्रेन उतना लर्न करेगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि वो भूल चुका है कि क्या काम करता था, किस तरह से करता था, तो फिर उसको दोबारा से सिखाया ना पड़े। हमारे पास ना एक कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। न्यूरोप्लास्टी का मतलब होता है कि उसको वो सारी मूवमेंट दोबारा से रीगेन करवानी है जो कि वो स्ट्रोक से पहले कर रहा था, ठीक है। किस तरह से वो पानी पी रहा था, किस तरह से जो था वो अपने वर्क जो था ना उस पर जा रहा था, मतलब अगर वो कोई काम वगैरह कर रहा था उस पर जा रहा था, और किस तरह से वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर रहा था। बट इन स्ट्रोक उसको किसी हेल्पर की नीड होती है, उसको असिस्टेंस जो है ना रिक्वायर्ड होती है। हाँ, तो इन रिहैब प्रोटोकॉल
उसको जो है ना वो हम असिस्ट करते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट उसको असिस्ट करेगा कि कोई भी चीज़ें वगैरह जो है ना वो करनी है, बट फिजियोथेरेपिस्ट उसको इस तरह से वो कर देता है, पूरा का पूरा रिहैब प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है ताकि वो पेशेंट जो है वो खुद मतलब उसको इस तरह से रिकवरी की तरफ लेके जाता है कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो खुद परफॉर्म करे। मतलब पहले उसको जो है ना कुछ मूवमेंट्स वगैरह करवाई जाती है ताकि उसका ब्रेन लर्न कर ले, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट्स करवाई जाती है ताकि उसको याद हो जाए कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से थी, ये चीज़ इस तरह से थी। उसको कहा जाता है कि आपने जो है ना वो अपने हाथ से खाना है, ठीक है। पहले वो गिराएगा, इधर उधर करेगा, लेकिन ऐसा ऐसा जो है ना वो लर्न करना शुरू कर देता है, क्योंकि पेशेंट को समझ नहीं आती कि हम इसमें ये वाली चीज़ क्यों करवा रहे हैं, ये वाली चीज़ क्यों करवा रहे हैं। तो उसको हम इसीलिए करवाते हैं बेसिकली ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है ना वो खुद परफॉर्म करने के काबिल हो जाए। फिर अगर पेशेंट हमारे पास फॉर द फर्स्ट आया हुआ होता है तो वो लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर हम उसको आफ्टर फ्यू डेज़ वो इस काबिल हो जाता है कि वो करवट ले सकता है, ठीक है। फिर वो बैठने लग जाता है, फिर वो उसको जो है गेट ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, स्टांस फेस, और फिर हमारे पास स्विंग फेस, मतलब ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। उसको सिखाया जाता है कि पाँव आगे कैसे रखना है, क्या चीज़ करनी है, और उसके बाद जो है उसको वॉकर्स पे ले आता है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना शुरू करता है। फिर वो स्पोर्ट के साथ चलता है और फिर वो टाइम आता है जब वो बिल्कुल खड़ा होकर खुद चलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती हैं, और ये रिहैबिलिटेशन जब तक होती है पेशेंट की तो वो बहुत अच्छे से रिकवर कर जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फो वगैरह चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है वो शेयर कर दूँगी और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। और जो है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, अगर आप लोग फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग को फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी या फिर कुछ आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ एंड आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा हो जाएगा, और मुझे भी जो है ना एक फैमिली जो है वो मिल जाएगी जो मेरे साथ वो आउट रन करेगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।